अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम यूनिट 14 वेक्टर्स इन स्पेस स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 14.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। स्केलर क्वांटिटी, पहले हम डेफिनेशंस को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, 4-5 डेफिनेशंस है, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम इनको सीखेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इजी चैप्टर है ये, ठीक है, और तवज्जो से समझना, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। जी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जी स्टूडेंट्स, वही डेफिनेशन जो आपने पढ़ी हुई है पहले भी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आए, यानी जस्ट नंबर से ज़ाहिर कर दिया जाए, सच एज मास, टाइम एंड वर्क वगैरह, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, यानी इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी, वेक्टर वो क्वांटिटी है, वो मिकदार है, दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद हों, सच एज वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम। क्लियर हो गया? ये हो गई दो डेफिनेशंस हमारी स्केलर और वेक्टर। नेक्स्ट है जी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब है इसका हेडिंग का? यानी वेक्टर्स को जाहिर कैसे किया जाता है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट के साथ एक एरो के जरिए जाहिर किया जाता है। विद ए एज इट्स इनिशियल पॉइंट। आप ए शाबाश यहाँ पे लिख लें और बी इस एरो के इस तरफ लिख लें। ए आपका इनिशियल पॉइंट है एंड बी एज इट्स टर्मिनल। टर्मिनल कहते हैं आखिरी पॉइंट को, यानी आखिरी हिस्से को। ठीक है, बी उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो वेक्टर को हम इस तरह से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर कैन बी डिनोटेड एज एरो अबव लेटर। वेक्टर्स को हम एरोस के साथ जाहिर करेंगे। ठीक है, वो हमने लेटर के ऊपर लिखना है। ए जैसे लिखा हमारे पास, सिमिलरली वेक्टर बी लिख रहे हैं तो ऐसे लिख दें, या एफ लिख के लिखना है, नीचे भी आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, इट्स ओके। और अंडरलाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से जैसे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बुक पे अगर आप तवज्जो करें ना, तो आपको एक चीज़ नोट करने के लिए मिलेगी। जो कैपिटल लेटर्स लिखे हैं बुक ने ज़्यादातर, उनके लिए बुक एरो ऊपर लगा रही है। जो स्मॉल लेटर्स है उनके लिए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। बहरहाल इसमें कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है आपको, ये दोनों तरीके ठीक हैं। कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, आप ऊपर एरो लगा लें या नीचे अंडरलाइन कर लें। स्मॉल लेटर के लिए बुक ने नीचे ही एक लाइन लगाई है थोड़ी सी, तो वो वेक्टर को जाहिर कर रही है। यू वेक्टर ले लें, वी वेक्टर ले लें, उनके लिए बुक ने अंडरलाइन किया हुआ है। जी थर्ड पॉइंट, वेक्टर कैन बी रिटन एज। जी वेक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमने यू वेक्टर लिया है तो हम उसको लिख सकते हैं। जी थर्ड पॉइंट, अ वेक्टर कैन बी रिटन एज। अगर हमने यू वेक्टर लिया है कोई, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल A1 I, A2 J एंड A3 K। आई, जे और के क्या है? शाबाश, आपको पता है, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई और जे यानी प्लेन यानी 2D शेप, और के की बात आ जाए तो वेक्टर्स इन स्पेस। एक्स के साथ आई होता है हमेशा, वाई के साथ जे लिखा जाता है, और के साथ जेड। ठीक है, या के कंपोनेंट जेड एक्सिस के साथ होता है। तो वेक्टर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारी बुक में एक और तरीका भी है। अगर बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से नंबर्स को लिखा गया है या वेक्टर्स को लिखा गया है A1, A2, A3, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब भी वेक्टर ही है। इसको ब्रैकेट को हम ओपन करके हम इस फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हमारा, इससे आगे फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा गया हो तो उसका मतलब भी यही होता है, इसका सारा। क्लियर हो गया? तो ये है वेक्टर को लिखने का तरीका, जाहिर करने का तरीका। हम नेक्स्ट डेफिनेशन सीखते हैं। शाबाश। अब इसमें अगर आप एक और चीज़ सेट करना चाहते हैं वो ये सीख लें। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, u वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह आप कोई भी एग्जांपल देना चाहें तो A1 की जगह लिख लें 2i, और j के साथ लिख लें A2 में 3j माइनस 4k, कुछ भी लिख लें, या आपका एक वेक्टर। सिमिलरली अगर यहाँ कैपिटल ब्रैकेट में 1, 2, 4 कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको वेक्टर फॉर्म है, और अगर इधर से हम इसको वी वेक्टर से जाहिर कर रहे हैं तो इसको ओपन करने के बाद हम लिखेंगे i यानी 1 प्लस 2j प्लस 4k। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको ब्रैकेट को हम ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं, या 1 है 1i के साथ लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया? ये वेक्टर को लिखने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, जो कि है मैग्नीट्यूड और नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ये तीनों नाम
एक ही डेफिनेशन को जाहिर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा जो नेम वो ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होती है जी, हम वेक्टर लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बी एनी वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, ये अगर कोई वेक्टर है आपके लिए तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी। स्टूडेंट्स तवज्जो से समझें, इसके हमने क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने हैं मैग्नीट्यूड के। पहले शाबाश जहाँ डायग्राम को देखें, मैग्नीट्यूड होता है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो भी एक पॉइंट हम ड्रा कर रहे हैं तो ओ पी डिस्टेंस हमारे पास जो होगा वो यहाँ डायग्राम में मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है। और हम यहाँ पे आर वेक्टर का नाम दें चाहे यू का नाम दें, बुक बहरहाल इस लेंथ को आर कहती है, पहले चैप्टर में भी ये डेफिनेशन थी। ठीक है, उसमें मॉडुलस कहा गया था, तो चाहे आप इसको यू वेक्टर का नाम देना है वो भी ठीक है, इट्स ओके। तो ये हम इस तरह से मैग्नीट्यूड को डेफिनेशन करते हैं और इस तरह से जाहिर करते हैं। अगर आप डायग्राम बना दें डेफिनेशन में, एग्ज़ाम में अगर आती है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी लिख दें और एग्जाम्पल कर दें तो बेहतर है, नंबर पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है जी, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे जाहिर करेंगे, देख रहे हैं दो लाइनें साइडों पे, विच इज़ इक्वल टू आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस जेड के साथ के साथ कोई भी वैल्यू होगी यानी z उसका स्क्वायर। तो i j और k के कंपोनेंट का हमने स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर रूट लगा देना है, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। चलिए अब हम ना एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 2i माइनस 3j प्लस के, तो यहाँ पे अगर हम u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो होगी i वाले का स्क्वायर यानी 2 का, प्लस लिख लें ये -3 देख रहे हैं और -3 का स्क्वायर, माइनस बाहर मत लिखिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देगा, यहाँ के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ पे स्क्वायर लिख दें, स्क्वायर रूट, क्लियर है। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 होगा हमारे पास 10 प्लस 4 14 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास u की मैग्नीट्यूड आ चुकी है। क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। i और j और k कंपोनेंट्स का आपने स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लिख देना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 या यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास 1 आता है। फॉर एग्जांपल अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड लेने पे आंसर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो इट इज़ डिनोटेड एज यू हैट पढ़ लें या एरो कर लें आप, इसको इस तरह से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होगा, यू हैट इज इक्वल टू आपका असल वेक्टर जो आपको दिया गया होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल चलिए आपको मैं समझाता हूँ। देखें जी, यू वेक्टर अगर आप लेते हैं 2i प्लस 3j, हम k तक नहीं जाते अभी। ठीक है, आपका असल गिवन वेक्टर यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे हमने ये लिखा है, डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर आप इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, शाबाश। यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या है हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, आई कंपोनेंट का स्क्वायर और जे हमारे पास क्या है अब 3 है। ठीक है, तो जे कंपोनेंट का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9, ये हमारे पास आंसर आया 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, शाबाश, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपका गिवन वेक्टर यानी u, उसकी वैल्यू 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय आपका उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की जो कि आपके पास आई है 13 का स्क्वायर रूट। ये ले स्टूडेंट्स, बस इतना सा क्वेश्चन होगा यूनिट वेक्टर का, आपने वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये थी कुछ चंद डेफिनेशंस। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, लेट u इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, और v वेक्टर हमें दिया गया है और w वेक्टर हमें दिया गया है। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तवज्जो से समझ लें, काफ़ी इजी है, आपने जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कंपोनेंट्स को। देन फाइंड द फॉलोइंग, जी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें 3 पार्ट्स गिवन है, u प्लस 2v प्लस w, v माइनस 3w, और आखिरी पार्ट पे 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, इसमें मैग्नीट्यूड पूछी गई है। तो हम 1 बाय 1 हर पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1,
सोल्यूशन क्या दिया गया है, u प्लस 2v प्लस w। देखें शाबाश, इजी क्वेश्चन है। u प्लस 2v प्लस w विच इज इक्वल टू, आप इनमें वैल्यूज पुट कर दें शाबाश। u आपके पास देखें क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 5k, ये आपके पास u है, प्लस 2v देख रहे हैं, यानी v वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 5j माइनस k, ठीक हो गया। और w वेक्टर अकेला मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखें जो फाइंड कर रहे हैं, तो प्लस के साथ w वेक्टर लिख दें जो कि ये मौजूद है, माइनस 4i माइनस j प्लस 7। ये हमने u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर को इकट्ठा करके लिख लिया। अब चले जल्दी से इनका आंसर करते हैं हम। 3i प्लस 2j प्लस माइनस 5k, ये इतना हिस्सा वेक्टर का हमने लिख के रखा। 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2i माइनस 2 5 10 j 7, क्लियर है। और 2 1 2, यहाँ k के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 मौजूद है, माइनस 2k, क्लियर है स्टूडेंट्स। और आखिरी ब्रैकेट में देखें बाहर प्लस है तो साइन तो कोई चेंज नहीं होगा, जो ब्रैकेट मौजूद है उसको ऐसे ही लिख लें, माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें इससे आगे हमने कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो i कंपोनेंट है वो i कंपोनेंट के साथ हल होना है, इसी तरह j कंपोनेंट ने j कंपोनेंट्स के साथ सॉल्व होना है, k वैल्यूज ने k के साथ सॉल्व होना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब तवज्जो से समझें शाबाश। 3i प्लस 2i कितना हो गया 5, और 5 में से 4 माइनस करेंगे शाबाश, कितना हो जाएगा प्लस का 1, यानी अकेला i रह जाए, क्लियर है। अब j की वैल्यूज को हल करें, प्लस 2j और माइनस 10j, माइनस 8 हो गया, और माइनस 8 और माइनस 1 कितना होगा शाबाश माइनस 9j। j वैल्यूज को j से हल करना है और k वैल्यूज को k के साथ। माइनस 5 और माइनस 2 कितना होगा शाबाश माइनस 7k, और माइनस 7 और प्लस 7k अगर आप हल करेंगे तो आप ऐसा लिख लें, प्लस 7 माइनस 2 और माइनस 5, के कंपोनेंट तमाम के तमाम कट गए। आप चाहे तो इसको 0k लिख दें, यानी ये 0 वेक्टर हो चुका हमारे पास। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर है। ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट आपने i, j और k कंपोनेंट्स को आपस में सॉल्व कर देना है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे शाबाश, w को 3 से मल्टीप्लाई करें और v में से माइनस कर देना है, ठीक है, इजीली हो जाएगा आपके लिए। अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट का। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड दी हुई है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 3v प्लस w। पहले हम इनको अंदर वाली वैल्यूज को ना फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों तरफ। तो 3 को v से मल्टीप्लाई करना, शाबाश वेक्टर v क्वेश्चन में देख लें, आप बुक सामने रखें लाजमी तौर पे, i माइनस 5j माइनस k, i माइनस 5j माइनस k, ये आपका वेक्टर v है, प्लस w लिखना है। w हमें गिवन है माइनस 4 माइनस 1 और प्लस 7 एंड प्लस 7k, ये आपको w कंपोनेंट दिया हुआ है, w वेक्टर दिया हुआ है। चलिए इनको हल कर लें जल्दी से। 3i, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15j, और 3 को k से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 k आ जाएगा। यहाँ पे बाहर प्लस है तो सारी ब्रैकेट को ओपन कर लें, कोई साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, प्लस 7k। अब इनको हल कर लें, i कंपोनेंट को i के साथ, 3 माइनस 4 कितना होगा शाबाश माइनस i, और माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16, j को j से हल और k को k के साथ, 7 माइनस 3 प्लस का 4k। ये स्टूडेंट्स हमें आंसर मिल गया 3v प्लस w वेक्टर का। अब हमें क्या चाहिए, हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3v प्लस w, इसका मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू माइनस i माइनस 16j प्लस 4k। पहले आप दोनों तरफ इस तरह मैग्नीट्यूड की लाइन लिखेंगे, आप चाहे तो ऊपर भी स्टेप में लिख सकते हैं, नीचे कर लें तो बेहतर है। अब इनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं शाबाश। i के साथ कुछ नहीं तो माइनस 1 मौजूद है, तो i कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस j के साथ माइनस 16 मौजूद है, j कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस
फोर स्क्वायर यानी के वाले के साथ का मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन हम सीख चुके हैं। अगर आपका रहता है आप थोड़ा सा पीछे जाएं लेक्चर में, आप डेफिनेशन समझें मैग्नीट्यूड की, ये इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी आसान है। आई, जे और के के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करके आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। ये आपका मैग्नीट्यूड का स्टेप है। चलिए जल्दी से इनका आंसर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 256 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, इनका स्क्वायर रूट। इनको जब आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, नीचे लिख लेते हैं 273 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका, 273 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। वेक्टर वी हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमें वेक्टर वी हमें दिया गया है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एक चीज़, और वो कहा गया है राइट डायरेक्शन को साइंस, और वेक्टर वी के डायरेक्शन को साइंस भी फाइंड करने हैं। अब ये डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड किया जाता है, ये आप क्वेश्चन जब कंप्लीट होता होगा आपको उस टाइम पे मैं समझा दूंगा। बहुत आसान चीज़ है। क्वेश्चन के एंड आंसर पे जस्ट आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो आपके पास डायरेक्शन को साइन होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का वेक्टर वी हमें दिया गया है। सबसे पहले देखें शाबाश क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो अब हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं ना, तो हम लिखेंगे वेक्टर वी मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या मौजूद है -2 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या मौजूद है 6, इन तीनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। हल कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, इनका स्क्वायर रूट। इनको ऐड अप करें तो आपके पास आंसर आएगा 49 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुकी 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या चाहिए शाबाश, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स तरीका ये है कि हम पहले इस वेक्टर वी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें, ठीक है। वो आपको डेफिनेशन में आपको मैं समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें, शाबाश आसान है। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, हम दिए गए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है। हम डेफिनेशन इसकी सीख चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का रहता है तो वो कुछ मिनट वीडियो में पीछे जाएं और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन और एग्जांपल को तवज्जो से समझ लें। नेक्स्ट हिस्सा देखें क्वेश्चन का। वेक्टर वी हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन 3i - 2j + 6k, ये हमारे पास वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड शाबाश क्या आई, हमारे पास आंसर क्या आया 7। क्लियर हो गया। तो ये हमने यूनिट वेक्टर की सूरत में लिख दिया। आगे हम इसका हिस्सा करेंगे डिवाइड अलग-अलग कर दें। 3 डिवाइडेड बाय 7 आई कंपोनेंट अलग, -2 डिवाइडेड बाय 7 जे अलग प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 के अलग। ये आपने क्या कर लिया, वेक्टर वी के यूनिट वेक्टर निकल गए हमारे पास और हमने डिवाइड अलग अलग लिख लिया। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, शाबाश एंडिंग लाइन रह गई है एक, वो आपके पास आंसर होगा फिर। सो डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर वी आर, जी स्टूडेंट डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, जो आई जे के आपके पास आंसर आ चुका होता है ना, तो उनके साथ वाली जो वैल्यूज होती हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जे के साथ 2/7 है, के साथ 6/7 है, ये आपके पास डायरेक्शन को साइंस होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्शन को साइन क्या हुआ, आई के साथ क्या है शाबाश 3 डिवाइडेड बाय 7, कोमा जे के साथ क्या है -2 डिवाइडेड बाय 7 एंड के साथ क्या है 6 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। आपसे डायरेक्शन को साइन पूछा गया था, आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करके उसका डिवाइड अलग अलग करके, जैसे हमने यहाँ आई जे के को अलग अलग लिखा, अलग अलग करके लिख लेना है। और आई के साथ और जे के साथ और के साथ वाले जो नंबर्स होंगे वो आपके पास डायरेक्शन को साइंस होंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, वेक्टर वी हमें दिया गया है -4i + 4j + 2 के, हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइन फाइंड करने, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है वैसे ही है। पहले हम शाबाश जल्दी से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। -4 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर जे के साथ मौजूद है और के साथ 2 मौजूद है, तो प्लस का 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 16। 4 का स्क्वायर भी 16 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इनका हम सम करेंगे 16 + 16 32 + 4 आएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट, जो कि होता है हमारे पास 6। ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। और हमने इसका डायरेक्शन को साइन किस तरह से फाइंड करने, अगर हम इसके यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लें, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था,
वेक्टर v डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v क्या है शाबाश आपका क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा है, -4i प्लस 4j प्लस 2k, क्लियर है, डिवाइडेड बाय आपके वेक्टर v का मैग्नीट्यूड जो कि है 6। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे डिवाइड अलग अलग करेंगे, -4 डिवाइडेड बाय 6i प्लस यहाँ पे 4/6 को अलग करेंगे, 4/6j प्लस 2/6k। i, j और k का हम डिवाइड अलग अलग कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6, ये आ जाएगा आपके पास -2/3i प्लस 2/3j प्लस 2 1 2, 2 3 6, 1/3k। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम लिखेंगे सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, जी क्या होंगे शाबाश, i के साथ जो नंबर आ रहा है, j के साथ जो नंबर आ रहा है यानी 2/3 और k के साथ जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है यानी 1/3। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमारे लिए आंसर है। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप शाबाश खुद ट्राई कीजिएगा, जल्दी से हो जाएगा सॉल्व, कंप्लीट ज़बानी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड t, हमें एक कोई वैल्यू क्वेश्चन से फाइंड आउट करनी है t की, और हमें दिया गया है 2i प्लस t माइनस 1j प्लस t के, यहाँ पे साइड पे देख ले मैग्नीट्यूड देख रहे हैं लिखा हुआ, तो इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है -+13 का स्क्वायर रूट। क्लियर है, और हमें यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप क्लियर कट देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी से लेकर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी शाबाश, मैग्नीट्यूड क्या होता है, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट का स्क्वायर। आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन लिख लें तो बेहतर है, वरना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी वेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस j के साथ क्या मौजूद है, t-1 का स्क्वायर प्लस k के साथ क्या मौजूद है, ओनली t का स्क्वायर, i, j और k कंपोनेंट्स का स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या मौजूद है शाबाश, 13 का स्क्वायर रूट। इनको हम लिख के रखेंगे। लेफ्ट साइड पे हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई कर दिया जैसा कि हमने डेफिनेशन में सीखा था। चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें, टी स्क्वायर -1 माइनस हो तो +1, ठीक है, और 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ रहा है, -2ab वाला फार्मूला जल्दी से देख लें, आपको मैं रफ याद करवा दूँ, a माइनस बी का स्क्वायर, शाबाश 11th क्लास है आपके लिए, तो ये अब आसान चीज़ है, माइनस का 2ab, ठीक है। a की जगह आपके पास t मौजूद है और b की जगह आपके पास 1 मौजूद है, तो t-1 को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ओपन हो जाएगी, प्लस t का स्क्वायर लिख के रखें, स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 13 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखें, सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ऐड हो रहा है यहाँ पे, 2t स्क्वायर माइनस 2t और 4 + 1 कितना होगा शाबाश 5, इस तरफ स्क्वायर रूट और इस तरफ भी स्क्वायर रूट आप लिख के रखें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जी हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, आप चाहें तो स्टेप लिख लें तो बेहतर है, इस तरफ भी स्क्वायर लिखें और राइट साइड पे भी स्क्वायर लिखें, 13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों तरफ से अब आप कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास वैल्यू रह गई 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो आपके पास रह जाएगा 13, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, 13 इस तरफ लाकर आप लिख लें माइनस विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप 13 को माइनस करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 2t, 5 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा -8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें सारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम पेयर बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर लें, ज़्यादा टाइम मत सोचिएगा, बस 1-2 मिनट सोच लें, अगर आप पेयर बना पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चले जाएं। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, हेयर a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू, हमारे पास t के साथ कुछ नहीं तो क्या है शाबाश -1 एंड c इज़ इक्वल टू -4, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, आप लिख दें यूजिंग x हो या y हो, किसी सूरत में भी फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको t वेरिएबल दिख रहा है ना, तो आप फार्मूला को भी लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अभी फ़िलहाल ऐसा करें, इस जगह पे आप कम अज़ कम x लिख के रखें,
अब क्योंकि आपका क्वेश्चन टी वैल्यू में है, टी वेरिएबल है आपके क्वेश्चन का, तो अब हम क्वेश्चन को टी में लेकर हल करेंगे। तो टी इज इक्वल टू एक्स की जगह, ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को हल करते हैं उस वक्त आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स लिखा हुआ था, इसलिए लेफ्ट साइड पे एक्स आ रहा था। अब क्वेश्चन में टी मौजूद है तो लेफ्ट पे टी लिखा जाएगा। शाबाश, यहाँ पे वैल्यूज लिखें। ये माइनस है तो बी भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो चुका, +1। बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, ए आपके पास 1 है, और सी आपके पास माइनस का 4 मौजूद है, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ए आपके पास 1 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप देखें, शाबाश। 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, और माइनस क्या हो जाएगा, +16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट स्टेप, t इज इक्वल टू 1 प्लस -17 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। बस इसमें याद रख लें, पेयर नहीं बनेगा, आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीका से हल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। तो वेक्टर v हमें दिया गया -i + 4j - 8k। तो जस्ट हमें यूनिट वेक्टर पूछा गया इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है, हम यूनिट वेक्टर पीछे भी क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं। चलिए जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले लिख लें फार्मूला एज, अब यहाँ पे लिख लें एज, यानी हम जानते हैं कि किसी यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वही हमारा वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको नंबर 1 कह लें, ठीक है। आपको पहले पता हो आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो वी वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में दिया गया सारा, हमें क्या रहेगा फाइंड करने वाला, मैग्नीट्यूड जस्ट। तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें जल्दी से, विच इज़ इक्वल टू आई कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ -1 है आई के साथ, प्लस जे का स्क्वायर यानी +4 का स्क्वायर, और के साथ क्या मौजूद है, शाबाश, -8 है, तो के कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू +1 + 4 का स्क्वायर 16 + 8 का स्क्वायर 64, इनका स्क्वायर रूट, इनको आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 81 का स्क्वायर रूट। वी वेक्टर आपके पास मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं आप, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9। ये आपके पास वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ चुकी। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपके पास पहले ऊपर क्या मौजूद है, वेक्टर v, वो लिख लें -i + 4j + 8k, आपका वेक्टर v डिवाइडेड बाय वेक्टर v की मैग्नीट्यूड जो कि है 9। इस तरफ यूनिट वेक्टर लिख के रखें। अब इसका डिवाइड अलग अलग कर दें, वो आपके पास आंसर है -1/9i + 4/9j + 8/9k। ये लें जी स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना था। तो जस्ट आपने वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है और डिवाइड अलग अलग करके लिख देना है। आखिरी स्टेप में ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चंस गुजर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड किए थे तो उस वक्त भी हमने यूनिट वेक्टर को इस तरह ही हल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वेक्टर हमें दिया गया है 2i + j - 3k, और v वेक्टर और w वेक्टर, हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, गिवन है, और हमें कहा जा रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। एक और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दें जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शाबाश, ठीक है। अब इस वेक्टर को देख रहे हैं, u v और w इसमें दिया गया है, तो इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू आपका ये वेक्टर -3v + 2w। क्लियर हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। यू वेक्टर हमें गिवन है v और w, ठीक है। तो हम जो इसका जो आंसर निकालेंगे यूनिट वेक्टर का, जो हमने a रख लिया है, इसका अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लें तो वो हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट समझ गए। आपने इस वेक्टर में u v और w की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। चलिए जल्दी से लिख लें, 4 लिखा रहने दें, विच इज़ इक्वल टू 4, u वेक्टर क्या है 2i + j - 3k, ये आपके पास u वेक्टर, -3 v वेक्टर लिखें -i + 4j + 2k, ये आपके पास v वेक्टर, और आखिर पे आपने क्या लिखना है, w वेक्टर। w वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 × 3i - 2j + k। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड पे a वेक्टर हमने जो लेट किया था वो चल रहा है, 4 2 = 8 + 4 1 = 4 j +- 4 3 = 12 k। सिमिलरली +-
माइनस ये प्लस हो जाएगा 3i, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12j और माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6i माइनस 4j और 2 1 ज़ा 2 प्लस 2k। अब इनमें हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा आई वैल्यूज को देखें 8i प्लस 3 11 हो गया, ये तो j है, यहाँ पे i हमने यहाँ पे i लिखना था इनफैक्ट, चले यहाँ पे आप i बना लें, ठीक है। तो 8 प्लस 3 11 और 11 प्लस 6 आपके पास आंसर आएगा 17i। क्लियर हो गया। j वैल्यूज को हल करें 4 और 12, 4 में से 12 माइनस करें माइनस 8j और माइनस 4 दोबारा क्या हो जाएगा माइनस 12j। और k वैल्यूज को देखें शाबाश, माइनस 12k माइनस 6 माइनस 18 और प्लस का 2 होगा तो माइनस का 16k। क्लियर हो गया। ये हमारे पास वेक्टर a हमें मिल गया, हमने तीनों को कंबाइन करके एक वेक्टर बना लिया। अब हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ जो हमें वेक्टर के पैरेलल चाहिए ना, वो ये वेक्टर होगा a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपका वेक्टर डिवाइडेड बाय आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हम काफ़ी क्वेश्चंस में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर भी, तो अब भी हम वही काम करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए। ये ए वेक्टर हमने हल किया, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, जे वाली वैल्यू का स्क्वायर और के वाली वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। क्लियर है। इनको हल करें शाबाश। 17 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा आपके पास 289 और 12 होता है आपके पास 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256 का स्क्वायर रूट। चलिए इनको जल्दी से ऐड अप करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 689 का स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर रूट नहीं ओपन होता तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, वहां से हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा पुट इन इक्वेशन 1। तो यूनिट वेक्टर आपका इक्वल टू आपका गिवन वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर था 17 माइनस 12 एंड माइनस 16, 17i माइनस 12j और माइनस का 16k आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय शाबाश। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। 689 का स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर रूट है यानी मैग्नीट्यूड है, तो इसी फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देना है। आप चाहे तो डिवाइड भी अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है हमने, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5 होगी और वो पैरेलल होगा इस वेक्टर के। क्लियर है। चलिए छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट u इज इक्वल टू आपका ये गिवन वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस के, ये हमने u के इक्वल रख लिया अपना वेक्टर। तो शाबाश। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एज u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपका वेक्टर डिवाइडेड बाय आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसको नंबर 1 कह लें। वेक्टर तो हमें पता है, हमें अब चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। शाबाश, काफ़ी क्वेश्चंस में हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जे वाली रकम के साथ जो होता है उसका स्क्वायर और के साथ -1 है तो इस रकम का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 1। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 26 का स्क्वायर रूट। ये हमें मिल गई मैग्नीट्यूड। चले इसको 1 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए शाबाश, जल्दी से देखें। आपका u वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होगा आपका असल दिया गया वेक्टर जो कि है 3i प्लस 4j माइनस के, 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि आपके पास आंसर आ चुका है 26 का स्क्वायर रूट। क्लियर है। चले इनको डिवाइड अलग अलग कर दें। 3/26 स्क्वायर रूट i प्लस 4/26 स्क्वायर रूट j माइनस के साथ कुछ नहीं तो 1 है डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट और k यूनिट वेक्टर। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हम ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस में ये सारा कुछ करते आए हैं। बहुत इजी है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन के स्टेटमेंट को। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। शाबाश, देखें क्या कहा हुआ है, एक वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 लेंथ की है। तो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद अपने एंड आंसर को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको वेक्टर मिल जाएगा जो कि लेंथ 5 का होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय आपकी वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट आयोटा आई प्लस 4/26 स्क्वायर रूट जे माइनस 1/26 स्क्वायर रूट
के। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद आपने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह जो सेकंड पार्ट है हमें दिया गया है मैग्नीट्यूड 7 का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, तो उसके एंड पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन को। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो आंसर आएगा ये आपके पास एंड आंसर होगा। फिर 5 3 15 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट प्लस 5 4 20 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट जे माइनस 1/26 स्क्वायर रूट के। ये आपके पास आई है और ये जे और ये के। क्लियर है, इनको आपने अलग अलग रखना है और डिवाइड भी अलग अलग रखना है। इस तरफ आपके पास 5 मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर आ चुका। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7। एक वेक्टर फाइंड करें जो मैग्नीट्यूड 7 लेंथ का है और इस वेक्टर के पैरेलल होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, शाबाश, इजी क्वेश्चन है। लेट u इज इक्वल टू आपका ये वेक्टर, आपने क्या करना है, पहले आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया अभी, तो इसको हमने रखा u के इक्वल और u का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या है, आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, i के साथ कुछ नहीं तो -1 है, j के साथ +1 है, k के साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो इन सब का स्क्वायर निकालें, स्क्वायर रूट कर लें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लें, u वेक्टर इज इक्वल टू u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है √3 के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास u है और ये आपके पास u मैग्नीट्यूड। चलिए यहाँ पे हमने लिख लेना है आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। अब डिवाइड अलग अलग कर लें, i के साथ कुछ नहीं तो 1 है, -1/√3 i, यहाँ j के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1/√3 j। सिमिलरली k भी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ तक हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। अब देखें, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7, जो वेक्टर हमने 7 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है वो क्या होगा, आपने बोथ साइड्स पे क्वेश्चन पे 7 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 7 मल्टीप्लाई बाय आपकी ये वाली सारी राइट हैंड साइड आपने एज इट इज यहाँ लिख लेनी है। चले 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका एंड आंसर आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 और 7 को 1 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो 7। i j और k और डिवाइड आपने अलग अलग रखना है। ये हमारा एंड आंसर है। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो गया। चलिए जी अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आसान शॉर्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ u इज इक्वल टू xi + 2j + 3k, इसमें देखें ये x हमें अननाउन है, हमें इसका पता नहीं ये क्या हो सकता है। एंड v इज इक्वल टू i + yj - 3k, इसमें ये y आ रहा है, इसका हमें पता नहीं। और w एक वेक्टर दिया गया हमें, तो रिप्रेजेंट्स, ये तीनों वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स को जाहिर कर रही हैं। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। इन u वेक्टर में x आया था और v वेक्टर में y आया था, इनको हमने फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इजी है। इफ़ u v एंड w रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जी हमें दिया गया है u v w क्या है, रिप्रेजेंट जाहिर कर रही हैं ट्राइंगल की साइड्स को। तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स में ट्राइंगल की साइड्स अगर दी जाए ना, तो इसका मतलब है किसी दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरी वेक्टर के आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको बना कर दे दूँ ट्राइंगल, अगर आप कहें ना ओ ए वेक्टर है और ये कोई वेक्टर ले लें और ये कोई वेक्टर ले लें, तो किसी दो साइड्स का सम किसी तीसरी साइड के बराबर आना चाहिए, फिर ही वेक्टर्स में ट्राइंगल पॉसिबल होती है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, शाबाश। देखें अब आपने ना क्वेश्चन पे गौर करना है, आपने क्वेश्चन को जज करने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पे x आई है और ये अकेला i है। यहाँ पे x की वजह से हम जज नहीं कर पा रहे क्या हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 2j है और yj, ये भी हम नहीं बता पा रहे। पर यहाँ पे देखें k कंपोनेंट 3 है और यहाँ भी k क्या है, -3। तो +3 और -3 कैंसल आउट होने के बाद w में k कंपोनेंट 0 हो गया। यहाँ पे तवज्जो करें, शाबाश, यहाँ पे 0k बन गया ना w में। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में u + v करने पे आपके पास w वेक्टर आंसर मिल रहा है। बुक ने खुद कहा है ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। आगे अगर कोई और क्वेश्चन आता है इसी एक्सरसाइज में या अगली एक्सरसाइजेस में, तो अगर ट्राइंगल की बात की है बुक ने, तो किसी भी दो वेक्टर्स का सम, चाहे वो v + w u के बराबर आए या u + w v के बराबर आए, तो ट्राइंगल फिर ही पॉसिबल होगी वेक्टर्स के चैप्टर में। क्लियर है? चलिए आपको मैंने डिटेल से बता दिया। अब हमारे क्वेश्चन में u + v w के बराबर आ रहा है, हम गौर कर चुके हैं। चले अब इनको हम इक्वल रख के हल करते हैं। ये आपने सारा अपना u वेक्टर लिख लेना यहाँ से, प्लस ये आपने w वेक्टर v वेक्टर लिख लेना सारा यहाँ से, शाबाश।
ठीक हो गया। इक्वल किससे रखना हमने, डब्ल्यू वेक्टर के, जो कि है -2i -3j। इस तरह से आपने क्वेश्चन का स्टार्ट करना है। चलिए अगर आप ये ठीक कर लें तो अब आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हमने x और y फाइंड करना है। अब हम i कंपोनेंट को इकट्ठा लिख लेंगे, xi प्लस i, ठीक हो गया। और j कंपोनेंट्स को इकट्ठा 2j प्लस yj और 3k -3k, तो इनको इकट्ठा लिख लें या आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहें यहीं पे k को कैंसिल आउट कर दें, ये आपकी मर्जी है। हमने एक बार यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया है, अगले स्टेप में हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से i कॉमन लें, x प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ इन दोनों से j कॉमन लें, 2 यहाँ से रह जाएगा और y यहाँ से, और ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके। इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, i और j कंपोनेंट्स कंपेयर हो जाएंगे यहाँ पे। तो बाई कंपेयरिंग वी गेट, हमें हासिल होगा इस तरफ, शाबाश, i कंपोनेंट के साथ क्या है x प्लस 1, ये लिख लिया। और राइट साइड पे i के साथ क्या है -2, तो दोनों तरफ i कंपोनेंट कंपेयर किए तो x प्लस 1 इक्वल आया -2 के। सिमिलरली j कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस y इक्वल आएगा -3 के। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने लिख लिया। चलिए अब एंड आंसर करते हैं। x1 इस तरफ जाकर माइनस होगा, तो -2 -1, x का आंसर आ चुका हमारे पास -3। सिमिलरली 2 इस तरफ जाके माइनस करेंगे तो -3 ऑलरेडी मौजूद है, -3 -2 आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा y का, y इज इक्वल टू -5। लें जी स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, आप साथ साथ हर क्वेश्चन कंप्लीट होने पे वीडियो को रोकें और नोट डाउन करें, आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी, शाबाश। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बट उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन और एक दो कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले हम उनको सीखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले है शाबाश पैरेलल वेक्टर। स्टूडेंट तवज्जो से समझिएगा, इसी डेफिनेशन से और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपने अगली एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तवज्जो से समझ लें। हम पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या मतलब है, पहले आपको मैं बताना चाहूँगा फिजिक्स में हमने इसको कैसे पढ़ा है। ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है, देखें दोनों राइट तरफ जा रहे हैं, और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। देखें शाबाश, ये अगर 4 लेंथ का है, 4 मैग्नीट्यूड का है, तो ये भी 4 मैग्नीट्यूड का है, और दोनों की डायरेक्शन राइट साइड को है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं एक वेक्टर की लेंथ ज़्यादा कर लूँ और एक वेक्टर की लेंथ थोड़ी कर लूँ, फिर भी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया, और इनके दरमियान एंगल, शाबाश, एक वेक्टर के ऊपर ही दूसरा वेक्टर बन रहा है, इनके दरमियान एंगल 0 होता है। कोई इस तरह का हमारा डिस्टेंस तय नहीं होता कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में एंगल थीटा बनता हो। ये इस तरह के वेक्टर्स होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हो गया। अब इसके बाद डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और समझ ले, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमने पढ़ा था, समझा हुआ है, फिजिक्स में भी आ रहा है। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन शो करें और उनके दरमियान एंगल ऑटोमेटिक फिर क्या बनेगा, 180 डिग्रीज, ये होंगे हमारे लिए एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए अब आप जल्दी से डेफिनेशन समझ लें, शाबाश। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से ज़रूर दे दी तो काम ही ख़त्म हो जाएगा ना। नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, अगर वो नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हों एक दूसरे के। अभी मैं आपको एग्जांपल से ये चीज़ समझाता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हों तो ये मैथमेटिकल बात पूरी होनी चाहिए पैरेलल के लिए, दो वेक्टर्स ए और बी होंगे तो इक्वल। ठीक है, जैसे आपको मैंने ड्रा करके बताया, दो वेक्टर्स दोनों मैग्नीट्यूड देख रहे हैं और लेंथ देख रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की सेम है, बस के का डिफरेंस आ रहा है, के कोई नंबर है। अगर के 1 है तो ए बराबर बी आ गया, बी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, शाबाश, बी। तो दोनों वेक्टर्स लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर के फॉर एग्जांपल 2 हो आपके पास, तो इसका मतलब देखें आंसर किसका आना, ए का। ठीक है, तो अगर बी 1 है ना, 2 1 2, तो ए का आंसर क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब है ए 2 लेंथ का है और बी 1 लेंथ का है। ठीक है, और ये नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब है बी अगर 1 का लिया हमने प्लस का, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, अगर बी हमने +1 लिया तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आया, ए का -3। इसका मतलब अगर बी 1 लेंथ का इस तरफ को है
तो a -3 लेंथ का इस तरफ को आएगा। क्लियर है? तो माइनस आने पे ऑपोजिट साइन आएंगे दोनों वेक्टर्स के। अगर यहाँ पे प्लस लिख दें k की जगह तो दोनों के सेम साइन होंगे। ये स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, यानी हम इनको एक दूसरे की मैग्नीट्यूड या मल्टीपल्स की सूरत में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने आगे क्वेश्चंस भी करने हैं कि कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के कब पैरेलल होते हैं। असल में वो इक्वल ही होते हैं एक दूसरे के, बट लेंथ का फर्क आ जाता है। चलिए, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से हम एमसीक्यू के तौर पे भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने यूज भी होना है। अगर a और b दो वेक्टर्स लें हम, a इज इक्वल टू a1i a2j 3k, b इज इक्वल टू b1i b2j एंड b3k, दो वेक्टर्स ले लें। अगर ये पैरेलल हों, एक एमसीक्यू छुपा हुआ है यहाँ पे, देन रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स इज सेम। रेशियो कहते हैं डिवाइड को। क्लियर है? तो दोनों वेक्टर्स के आई जे के कंपोनेंट्स के रेशियो यानी डिवाइड उनका वो सेम होगा। यहाँ पे देखें, शाबाश तो जो करें, i के साथ a1 है और b वेक्टर में i के साथ b1 है, इन दोनों का डिवाइड बराबर होगा j वाले का a2 और j वाले का b2, और इसी तरह k में a3 डिवाइडेड बाय k वाला b3। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। ये पैरेलल वेक्टर्स की सूरत में ये इक्वल होती है। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उनकी रेशियोज इक्वल होंगी। क्लियर है? और ये एमसीक्यू भी आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पॉइंट नंबर 2 देखें, इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट भी इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमने काफ़ी क्वेश्चंस, आइंदा अगली एक्सरसाइजेज में ज़्यादा क्वेश्चन है इस चीज़ के, पर बुक ने ये टॉपिक आपकी इसी एक्सरसाइज से पहले दिया है, तो इसलिए हम इनको सीखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस में दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, तो डिस्टेंस कहते हैं फासला को। और आपने 9वीं क्लास में भी फासला का फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला सब ने सीखा हुआ है। वो था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप सब ने पढ़ा हुआ है और सीखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से और 3 डायमेंशंस में यानी स्पेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और वेक्टर्स का चैप्टर है तो आई जे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से सीखते हैं। लेट p1 x1 y1 z1, ये हमने पॉइंट्स ले लिए, और p2 के पॉइंट्स ले लिए 2 2 सारे, b2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। जी शाबाश, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा वेक्टर जो हम ओरिजिन से मेजर करते हैं, ओरिजिन से देखते हैं जिसको। पोजीशन वेक्टर्स OP1 एंड OP2 हों अगर इनके, देन P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू, शाबाश यहाँ पे एक चीज तवज्जो कर ले, P2 बाद में आ रहा है ना, तो जो बाद में आ रहा है उसको आपने पहले लिखना है। जैसे हम डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सेकंड वैल्यू VF माइनस VI इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या V2 माइनस V1 सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसी तरह ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, जो बाद में वेक्टर आ रहा है उसको आपने पहले लिखना है। क्लियर है? चले, OP2 वेक्टर क्या है हमारे पास, इसको ओपन करें। फर्स्ट I होता है, फिर J होता है, फिर K होता है, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ये वाला हमारे पास यहाँ पे, और OP1 वेक्टर लिखना है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x1i y1j z1k, तो ब्रैकेट का मतलब i j k ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज करें, माइनस x प्लस माइनस माइनस y1j माइनस z1k। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लें, ये भी i कंपोनेंट और ये भी i कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों से i कॉमन लिया तो x2 माइनस x1 रह जाएगा, यहाँ से x2 और यहाँ से x1। सिमिलरली ये आपके पास y2j और y1j, इन दोनों से j कॉमन लिया तो आपके पास y2 माइनस y1 रह जाएगा। सिमिलरली ये z2k और z1k, k कॉमन लेंगे तो z2 माइनस z1। क्लियर हो गया? तो सिंपल बात अगर मैं आपको अब बताऊं, ये सारे स्टेप्स तो हमने कर लिए, मैं आपको इस पॉइंट से डायरेक्ट इस आंसर तक लेकर आना चाहता हूं, जो कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। देखें तो हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स को अगर फाइंड आउट करना हो तो बाद वाला वेक्टर का कंपोनेंट माइनस पहले का कंपोनेंट हम करते जाएं, हमें आंसर मिल जाएगा। नीचे एग्जांपल भी है आपको, फिर मैं वहां से एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k, देखें हम पॉइंट से सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हम इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें, P1 P2 डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा? शाबाश, फिर इस तरफ अभी तक हमने P1 और P2 वेक्टर्स को फाइंड आउट किया था।
ठीक है, हमने क्या निकालना, डिस्टेंस। तो इस तरफ ये जो लाइंस लगाई हैं ये आपको डिस्टेंस को शो कर रही हैं, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड जैसे होता है। तो हर वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड कर देंगे हम, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो शाबाश यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो ये 1 होकर ख़त्म हो जाएंगे। बाकी वैल्यूज़ जो आपके पास आ चुकी है, ये आपके पास डिस्टेंस है पॉइंट्स का स्पेस के अंदर, जो कि हमारी हेडिंग थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए जल्दी से देख लें। अब इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। अगर P और Q दो वेक्टर्स लें हम, ठीक हो गया, तो P Q फाइंड करना हो, इनका डिस्टेंस फाइंड करना हो, शाबाश, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो बाद में पॉइंट आ रहा है उसके पॉइंट को पहले कंसिडर करना है। इसका आई कंपोनेंट माइनस P का आई कंपोनेंट, 6 माइनस 2i और 4 माइनस 3j, 6 माइनस 2 4i और 4 माइनस 3 1j, ये आपके पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। स्टूडेंट्स तवज्जो कर लें, अगर यही वेक्टर आपको कहा जाए कि क्यू पी फाइंड आउट करें, तो पी बाद में आ रहा है, तो अब आपने पी को पहले समझना है। 2 माइनस 6 इसका आई माइनस इसका आई कंपोनेंट, सिमिलरली इसका j माइनस इसका j, 3 माइनस 4j। क्लियर हो गया? तो इन चीज़ों को तवज्जो से समझ लें। ये सारा कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया आपको ये चीज़ें समझ लग जाएं कि जो बाद में लिखा जा रहा है उसको आपने पहले लेकर आई जे में लिखा। क्लियर है? चलिए अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 8 में अप्लाई करेंगे। अब उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से समझ लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट शाबाश बुक से देखें, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपके लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ बुक से, फिर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखा है जी, द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ ए बी सी डी आर। ए का पोजिशन वेक्टर, शाबाश, साथ साथ आंसर भी देखें। सोल्यूशन गिवन, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए हमें u दिया हुआ है, शाबाश, ए पहले लिखा है ना, तो a के बाद क्या आ रहा है u, b बाद में लिखा है, b के बाद v, c के लिए w और d के लिए z। तो गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू u वेक्टर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ b बराबर v वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ c w वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ d z वेक्टर। ये हमें 4 वेक्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो शो दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे लिखा जाता है मैथ में, और ये दो सीधी लाइनें अगर आप लिख दें तो ये पैरेलल का साइन होता है। ए बी पैरेलल होगा सी डी के। शाबाश, ऊपर अभी हमने 2-4 मिनट पहले क्या क्या सीखा, ए बी वेक्टर या पी क्यू वेक्टर निकालना कैसे निकालेंगे, और पैरेलल की डेफिनेशन सीखी। दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे, वो इक्वल तो होंगे एक दूसरे के, चाहे 1 के मल्टीपल के साथ हों, चाहे 2 3 4 के मल्टीपल के साथ हों, पर वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने पैरेलल की डेफिनेशन सीखी। चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी वेक्टर पैरेलल होगा सी डी के। चलिए जल्दी से देखें, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है ना हमने। अब देखें शाबाश, बी बाद में आ रहा है, तो हमने अभी ऊपर क्या सीखा, जो बाद में आ रहा है उसको पहले लेना है। तो बी वेक्टर क्या है, v माइनस ए वेक्टर क्या है, u। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे v माइनस यू, v में से u को माइनस कर देंगे। ये आपने लिखा v वेक्टर माइनस ये आपने लिखा u वेक्टर, i प्लस 2j प्लस k। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? फिर सुन ले तो वजह से ए बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं ना, और b बाद में आ रहा है ना, तो जो बाद में आ रहा है उसको आपने पहले लिखना है। और b वेक्टर है क्या, v इस क्वेश्चन में, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर। u वेक्टर आपके पास a है, इसलिए हम v माइनस u लिख रहे हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज करें, माइनस आई माइनस 2j, तो यहाँ पे साइन चेंज करें, माइनस आई माइनस 2j माइनस k। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हल करें, 7 माइनस 1 6i, 8 माइनस 2 6j और 4 माइनस 1 3k। ये हमें मिल गया ए बी वेक्टर। अब यहाँ पे अगर आप तवज्जो करें, आपके पास 3 कॉमन आ रहा है इन सब में से, 2i प्लस 2j प्लस जस्ट 1k रह जाएगा। ये आपने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह के रुक जाना है। अब हम सी डी वेक्टर फाइंड करेंगे। सी डी वेक्टर देखे शाबाश, डी बाद में आ रहा है और सी पहले आ रहा है। अब ऊपर चलें शाबाश, डी किसके इक्वल है, जेड वेक्टर के, तो हम लिखेंगे जेड वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर, और ये हमें वैल्यूज दी गई। ठीक हो गया, चले लिखे शाबाश जल्दी से, जेड वेक्टर माइनस ये वाला यहाँ पे, और w वेक्टर जो हमें दिया गया है, यानी हम z माइनस w को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस और माइनस प्लस आई प्लस माइनस माइनस का k। तो यहाँ पे हल होने के बाद i प्लस आई क्या आएगा, 2i, j एज इट इज रहने दें। ठीक है, और k 2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1k। ये आपके पास मिल गया सी डी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें शाबाश, इक्वेशन 1 पे। यहाँ पे तवज्जो करें, ब्रैकेट में 2i प्लस 2j प्लस k
और इस सी डी वैक्टर को तवज्जो करें शाबाश 2i प्लस 2j प्लस k, ये तो इक्वल नहीं आ गया। तो इस सी डी वेक्टर के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख लिया, और इस ब्रैकेट की जगह पे हम लिखेंगे सी डी वैक्टर। क्लियर हो गया, ये हमने लिख दिया सी डी वैक्टर। तो देखें तो स्टूडेंट्स हम दो वेक्टर्स को इक्वल लिख पाए ना, किसी एक वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर का आंसर बनाना, और किस तरह इक्वल हो रहे हैं 3 के मल्टीपल से, यानी ए बी वेक्टर 3 लेंथ ज्यादा है सी डी वेक्टर के मुकाबले में। ठीक हो गया। तो बहरहाल देखें हम इनको इक्वल लिख पाए हैं, किसी वेक्टर से कॉमन आने के बाद दूसरा वेक्टर बन गया है, यही पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन थी। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन के ऊपर 1.5-2 लाइनें लिखी हुई हैं वो जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है, उसमें पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन की बात हो रही है। तो वो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको जो ए बी सी डी पार्ट हैं जस्ट यही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पार्ट ए है, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 के 2 वेक्टर्स फाइंड आउट कर लें जो कि पैरेलल हों इस वेक्टर वी के, हमें दिया गया है। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम जैसे लास्ट पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं एक्सरसाइजेस में, इसको भी वैसे ही करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम लेंथ 2 के वेक्टर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वी वेक्टर, आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के रुक जाएंगे, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं आई कंपोनेंट के साथ, जो है 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का हमने स्क्वायर कर लिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, और ये 16, ये आपके पास 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये आपके पास मिल गई वी मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपका गिवन वेक्टर, जो कि ये होता है। शाबाश, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हमने इस तरह के, डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड। तो आपने वेक्टर और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और डिवाइड अलग अलग कर लें। 2 डिवाइडेड बाय 6 अलग, 4 डिवाइडेड बाय 6 एंड 4 डिवाइडेड बाय 6, तीनों वैल्यूज के साथ डिवाइड अलग अलग लिख लें, इनको कैंसिल आउट करें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सिमिलरली 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3, और यहाँ से भी 2/3। ये हमें वी यूनिट वेक्टर मिल गया। और क्वेश्चन था 2 वेक्टर्स फाइंड करने, तो सो 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 आर, तो 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखें शाबाश, लेंथ 2 के होने चाहिए ना दोनों वेक्टर्स, तो दोनों लेंथ 2 के उसी वक्त होंगे। अब देखें, अगर ये वेक्टर की लेंथ 2 है तो दूसरे वेक्टर की भी लेंथ 2 है, ये हो चुके पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, और सिमिलरली आपने अगर माइनस इसलिए करना है, वेक्टर वही होगा, बस डायरेक्शन उलट होगी, लेंथ 2 का ही होगा। ये भी लेंथ 2 का वेक्टर है, ये भी लेंथ 2 का वेक्टर है, बस डायरेक्शन रिवर्स है। तो आप क्वेश्चन देखें, शाबाश, फाइंड 2 वेक्टर्स लिखा हुआ है ना ऑफ लेंथ 2, लेंथ 2 हमें लिखा हुआ बता रही है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना था, तो उसको हम मैग्नीट्यूड 3, 5 या 7, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स थे, वो भी बिल्कुल ऐसे थे, एंड पे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हमारा आंसर आ चुका था। इसमें अब 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने, इसलिए प्लस माइनस 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरफ भी हम राइट साइड पे प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर करते हैं वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। अगर आप प्लस के साथ लेंगे तो वो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स होंगे, यानी आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बट प्लस के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक हो गया, तो आपके पास ये सेम डायरेक्शन का आंसर आ चुका होगा। एक वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ऑपोजिट वेक्टर्स लेने हैं आपने, तो आप ये माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -2/3। सिमिलरली माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 जे, सिमिलरली 4/3 के, और ये माइनस इस साइन को भी माइनस कर देगा, -4/3 के, ये हमारा दूसरा वेक्टर होगा। तो यही हमारे बुक ने आंसर दिया हुआ है, एंड पे आपने प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर है, चलिए अब हम पार्ट बी पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स v एंड w, हमें क्वेश्चन में v और w दो वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि पैरेलल हैं, बुक ने खुद कह दिया है। तो हमें ना कांस्टेंट a फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो शाबाश, ऊपर हमने टॉपिक सीखा पैरेलल वेक्टर का, और वहाँ पे एक पॉइंट नोट किया था हमने, तो वहाँ पे आपको बताया था दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनकी रेशोज सेम होती है।
ठीक है, चलिए अब उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। गिवन v एंड w आर पैरेलल, ठीक है, हमें दिया गया है ये दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ पे साथ लिख लें वेक्टर्स, गिवन v एंड w आर पैरेलल वेक्टर्स। सो अगर ये पैरेलल हैं तो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स की रेशियो मस्ट बी सेम, वो सेम होगी। तो कंपोनेंट्स क्या थे शाबाश, यहाँ i के साथ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ i के साथ a कंपोनेंट है, सिमिलरली यहाँ j के साथ -3 है और इस तरफ j के साथ 9 है। तो i j k के साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपके पास कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए इनको लिखें, तो आप चाहें तो v डिवाइडेड बाय w कंपोनेंट्स कर लें, चाहे w के कंपोनेंट्स ऊपर लिख लें, डिवाइड बाय v के कंपोनेंट्स लिख लें, आंसर सेम आएगा। क्लियर है, चलिए हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। i का कंपोनेंट यहाँ पे a है, डिवाइडेड बाय यहाँ v वेक्टर में i का कंपोनेंट 1 है, तो पहले आपने लिखना है a डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू j का कंपोनेंट 9 है, डिवाइडेड बाय इस तरफ वेक्टर में j का कंपोनेंट -3 है, तो 9 डिवाइडेड बाय -3। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ लग रही है सारी। सिमिलरली k का कंपोनेंट -12 है, उस तरफ k का कंपोनेंट 4 है, तो -12 डिवाइडेड बाय 4। तो इस लाइन का मतलब मैथमेटिकल ये होता है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की रेशो यानी डिवाइड सेम होता है, इक्वल होता है। अब आपको एंड आंसर चाहिए, आप चाहे तो a वाली रकम को इसके इक्वल रख लें, चाहे तो इसके इक्वल रख लें, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो हमने इस सेंटर वाली वैल्यूज दोनों को इक्वल रख लिया है, तो a डिवाइडेड बाय 1 a ही होगा, और यहाँ पे माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ लिखें या यहाँ पे लिखें एक ही बात है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 हमने अलग लिख लिया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमें एक आंसर मिल चुका -3। यही हमने फाइंड करना था, बुक ने कहा था फाइंड कांस्टेंट a, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए पार्ट सी सॉल्व करते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है थोड़े से फ़र्क के साथ। लेंथ 5 का वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो शाबाश, क्या मतलब है इसका, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसको एंड पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बट इसमें एक और कंडीशन देख लें, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ, इस वेक्टर के ऑपोजिट में हो। तो ये जो लफ्ज़ आ रहा है इसमें ऑपोजिट का वर्ड आ रहा है, ये आपने ज़रा ध्यान में रखना है। इसको एंड पे आपको अप्लाई करके समझाता हूँ मैं। एज वेक्टर v, यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट। तो हम यहाँ से पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद मैग्नीट्यूड हमें मिल गई 14 का स्क्वायर रूट। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन का गिवन वेक्टर, जो यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड i 14, ये हमने स्टेप लिख लिया, विच इज इक्वल टू i के साथ यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 14 अलग, -2 डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर रूट अलग, सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर रूट अलग। हमने तमाम डिवाइड्स अलग अलग कर दिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, सो वेक्टर ऑफ लेंथ 5 ऑपोजिट टू v इज, लेंथ 5 का वेक्टर जो कि v के ऑपोजिट होगा वो क्या होगा। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6 को याद करें, शाबाश। वहाँ पे था वेक्टर फाइंड करें मैग्नीट्यूड लेंथ 7 या लेंथ 5 की, तो वहाँ पे ऑपोजिट का वर्ड तो नहीं था ना, तो वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट का वर्ड कहा जा रहा है, ऑपोजिट आना चाहिए, वेक्टर ऑफ लेंथ 5 ऑपोजिट टू वेक्टर v। तो इस वर्ड की वजह से हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि असल वेक्टर के ऑपोजिट में होगा। तो -5 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका आंसर था, ठीक है। इससे हमने -5 से मल्टीप्लाई किया, -5/14, सिमिलरली माइनस और माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10/14 स्क्वायर रूट, एंड माइनस प्लस क्या होगा, -5 3 ज़ा 15/14 का स्क्वायर रूट, और i j के कंपोनेंट्स हमने अलग अलग लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंड आंसर इस क्वेश्चन का, जस्ट हमने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर को। चलिए पार्ट डी सॉल्व करते हैं। फाइंड ए एंड बी फाइंड कर दें, सो दैट वेक्टर्स 3i - j + 4k एंड ai + bj - 2k आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए, तो a और b फाइंड आउट कर दें, ठीक है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट किया, ये भी उसी तरह ही है। गिवन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हमें दिया गया है 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ पहले भी, रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स का डिवाइड सेम होगा। तो कंपोनेंट्स क्या थे,
आई जे के साथ वाली रकमें, यहाँ जे के साथ कुछ नहीं तो -1, यहाँ के साथ 4। सिमिलरली इस तरफ देखें अगर आप ए बी और -2 आई जे के साथ लिखी हुई वैल्यूज़ आपका कंपोनेंट होती हैं। ठीक है, तो हम इन कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। शाबाश, देखें आई के साथ ए मौजूद है और इस तरफ वेक्टर में आई के साथ 3 मौजूद है, तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हाँ अगर आप कह रहे हैं कि इस वेक्टर को पहले रखना है तो 3 डिवाइडेड बाय a करना चाहें तो फिर भी आंसर ठीक आएगा, पर फिर आपको यहाँ हर बार इस वेक्टर को पहले रखना पड़ेगा, फिर आपको -1 डिवाइडेड बाय b लिखना पड़ेगा और 4 डिवाइडेड बाय -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह कर लें, अदरवाइज हमने जैसे सॉल्व किया है तो इसको समझ लें और नोट डाउन करें, a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हम सेकंड वेक्टर को ऊपर लिख रहे हैं ताकि a और b का आंसर आसानी से मिल जाए। सिमिलरली b डिवाइडेड बाय -1, यहाँ पे देखें, शाबाश सेम लिखा है ना, इक्वल लिखा रेशो को, विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4। के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से डिवाइड कर देना है और हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमने वेक्टर्स की रेशो को आपस में बराबर लिख लिया है। अब इनको हल कर लेते हैं। तो जिस तरफ से हमें आंसर मिल रहा है हम उनको इक्वल रखेंगे। यहाँ तो b है ना और यहाँ a आ रहा है, तो हमें a और b दोनों नहीं पता, तो हम इनको इक्वल नहीं रखेंगे। इस तरफ से हमें आंसर मिल जाएगा, ये कैंसल आउट होने के बाद 1/2 आ रहा है, तो हम a/3 को एक बार इसके इक्वल रख लेंगे और फिर b/-1 को इसके इक्वल रख लेंगे। तो तीनों आपस में बराबर हैं, तो तीनों को आपस में कभी भी इक्वल कर सकते हैं हम। तो पहले हमने a/3 बराबर रखा -2/4 के, और हमने फिर b/-1 को बराबर रखा -2/4 के, विच इज इक्वल टू, ये 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमें आंसर मिलेगा 3 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस के साथ ये a का आंसर। सिमिलरली 2 1 2, 2 4, ये -1/2 रह गया, और इस तरफ b डिवाइडेड बाय -1, माइनस का b, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होने के बाद b का आंसर हमें मिल जाएगा प्लस का 1/2। तो ये हमें मिल गया a और b के आंसर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट देखें, बुक ओपन करें, शाबाश। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक स्पेस क्राफ्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर गया है, डिस्टेंस किलोमीटर में बता रहा है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स इन किलोमीटर्स। तो उन वेक्टर्स की जस्ट आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, चले जी, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसको लॉन्ग मत समझिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स, हमें ये ए और बी हमने पॉइंट्स रख लिए। देन अगर ए और बी 2 पॉइंट्स है तो हम इनका वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी वेक्टर। ठीक है, ऊपर एरो देखें, लाजमी लगाना है आपने। तो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है हम वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बी बाद में आ रहा है ना, तो बी वेक्टर को पहले कंसीडर करना है। 130 - 120 इस बी वेक्टर का आई कंपोनेंट। स्टूडेंट्स ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, ये के कंपोनेंट है। इस तरफ भी ये आई कंपोनेंट है, 240 जे कंपोनेंट है और -50 के कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है हमने कौन सा वेक्टर किस तरह लेना है। बी अगर बाद में आ रहा है तो इसको हमने पहले कंसीडर करते जाना है। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए हम स्क्वायर की तरफ नहीं जाएंगे, अप्लाई हम वही कॉन्सेप्ट करते होते हैं। तो 130 - 120 i प्लस 210 - 240 j प्लस 80 माइनस और माइनस फार्मूला का ये माइनस है और एक माइनस फार्मूला का आना है, तो ये हो गया प्लस का 50 k। ठीक हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है। हल कर ले, 130 - 120 10 i माइनस का 30 j और 80 + 50 130 k, ये आपको वेक्टर मिल गया। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसको हल कर लेते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का साइन लगा लें और आई कंपोनेंट का स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ पे देखें -30 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर। ठीक हो गया, इनका स्क्वायर रूट कर लें। 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900 एंड 130 का स्क्वायर 16,900। इन सबको ऐड अप करने पे हमने सबको सम किया, तो इनको ऐड अप करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 17 एंड 900। तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको कैलकुलेटर ये आंसर दे देगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आप स्टेप्स करना चाहें आप लिख सकते हैं 179 अलग और 100 रह गया ना, यानी 100 अलग हो गया, तो 100 अलग। ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा,
जस्ट 10 इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख लें और 179 का स्क्वायर रूट लिखा रहने दें। ये हमारे पास एंड आंसर होगा। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस फॉर गिवन वेक्टर्स। हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने। चलिए शाबाश, जरा याद करें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इसी एक्सरसाइज में किया था उसमें भी डायरेक्शन कोसाइंस ही फाइंड आउट करने थे। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए जल्दी से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं तो हमें पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन को साइंस स्टूडेंट्स आप यूनिट वेक्टर जो निकालेंगे उनमें जो आई जे के कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, यू वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको पता लगे आप सॉल्व क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनिट वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यू वेक्टर तो हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। चलिए जल्दी से मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लें। यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू -6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 36 प्लस 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो इनको सम करने पे आपके पास आंसर मिलेगा 49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और एंड आंसर आपके पास क्या आ गया, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, डिवाइड पे तो हमने लिखनी है मैग्नीट्यूड 7 और ऊपर वेक्टर लिखना है। तो वेक्टर आपका क्वेश्चन था -6i प्लस 3j -6i प्लस 3j और साथ गिवन है प्लस का 2k। तो इनका डिवाइड अलग अलग लिख लें। -6 डिवाइडेड बाय 7i प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7j प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7k। ठीक हो गया, हमने डिवाइड अलग अलग लिख लिया। तो हम यहाँ पे क्योंकि बुक ने डायरेक्शन को साइंस पूछे हैं तो हम लिखेंगे सो डायरेक्शन को साइंस आर, जी शाबाश, आई जे और के के साथ जो वैल्यूज आ चुकी हैं ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे -6/7 कोमा 3/7 एंड 2/7। दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11, वी वेक्टर हमें गिवन है 4i प्लस 2j माइनस 5k और हमने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस ये हमने फाइंड आउट करने। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले हमें यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। हमें वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करनी है। आई कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि है 4 प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर यानी के कंपोनेंट स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट अप्लाई करें 16, 4 का आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4 और 5 का आएगा 25 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, इनको सम करने पे आपके पास आंसर आएगा 45 स्क्वायर रूट। और स्टूडेंट्स आपको पता है 45 क्या होता है, 9 × 5। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर लिख लें और 5 का हल नहीं होगा, 5 को एज इट इज़ रहने दें। तो इस क्वेश्चन में ये आपकी मैग्नीट्यूड है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन 1 या आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका यूनिट वेक्टर v विच इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में वेक्टर v क्या दिया गया था 4i प्लस 2j माइनस 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3 × 5 का स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है विच इज़ इक्वल टू 4/3 × 5 स्क्वायर रूट i। 4 को डिवाइड अलग कर लिया। सिमिलरली इस 2 का डिवाइड इसके साथ अलग लिखेंगे प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 × 5 स्क्वायर रूट j माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 × 5 स्क्वायर रूट k। यहाँ पे हमने डिवाइड को अलग अलग लिख लिया और अब एंड आंसर लिखते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो हम एंड आंसर लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 4/3 × 5 स्क्वायर रूट, जो i के साथ मौजूद है वो आंसर, कोमा j के साथ जो नंबर मौजूद है 2/3 × 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, सिमिलरली k के साथ जो नंबर मौजूद है वो आंसर आएगा। अब आंसर पे अगर आप देखें ना, बुक ने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। रफ पे देख लें
5/5 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। ऊपर पावर क्या है 1, तो 1 माइनस 1/2, ये हाफ पावर अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो 1 में से 1/2 माइनस करें तो वापस क्या रह गया 1/2। तो 1/2 तो स्क्वायर रूट को कहते हैं। तो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे हाफ पावर, तो ये हाफ पावर ऊपर चली जाएगी, ऊपर बन जाएगी हाफ पावर 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय नीचे जस्ट 3 रह जाएगा और के। तो इस फॉर्म में बुक ने एंड आंसर लिखा है, तो आप भी इसी तरह इसको एंड आंसर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका। चलिए पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 3, पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर दें जबकि पी और क्यू दो पॉइंट्स की सूरत में हमें दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमें पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है। पहले हम इसको वेक्टर बनाएंगे, फिर इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी क्यू वेक्टर है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्यू बाद में आ रहा है, शाबाश। तो इसको हमने लेना है 11 माइनस 9i, हम इसको सीख चुके हैं ऊपर भी, प्लस इसका सेकंड माइनस इसका सेकंड, 6 माइनस 3j, ठीक है, प्लस 19 माइनस 13k विच इज इक्वल टू, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये आपको वेक्टर मिल गया। ठीक है, पी क्यू वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन को साइंस हमने फाइंड आउट करनी है। यूनिट वेक्टर पहले फाइंड आउट होगा इसका, तो डायरेक्शन को साइन सॉल्व होंगे। तो पी क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल होगा पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर, डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू आई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और के कंपोनेंट यहाँ पे सेट कर लें ज़रा, के कंपोनेंट। ठीक है, आई जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा 4, 9 और 6 का स्क्वायर 36। इनको सम करने पे आपके पास आंसर आ चुका होगा 49 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 7। ये हमें मिल गई मैग्नीट्यूड। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि है हमारे पास पी क्यू वेक्टर विच इज इक्वल टू, डिवाइड पे तो 7 आ चुका और ऊपर पी क्यू वेक्टर लिखना है। ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन है। हमें सॉल्व करके पी क्यू वेक्टर ये मिला 2i प्लस 3j प्लस 6k। क्लियर हो गया, इनका डिवाइड अलग अलग लिख लें। 2/7i प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7j प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7k। क्लियर हो गया। तो अब हम लिखेंगे सो डायरेक्शन को साइंस आर, शाबाश। डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, आई जे के के साथ वाली वैल्यूज। 2/7 i के साथ है, 3/7 j के साथ आ रहा है और 6/7 k के साथ आ रहा है। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 11 था स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो चुका है। इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था, उसमें भी 3 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है। आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के बाद डिवाइड अलग करने और उनका आई जे के साथ जो नंबर्स हैं वो आपके डायरेक्शन को साइंस होते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बट उससे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स का पता होना ज़रूरी है। आपकी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर देखें पेज पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट मेंशन है एक, कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गेमा, तीनों वैल्यूज कोस के साथ हैं और स्क्वायर लगा हुआ है। इन सब को अगर हम सम कर दें, स्क्वायर के साथ सम कर दें, तो इनका आंसर क्या आएगा 1। ये आपके एग्जाम का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 12 में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल एंगल्स कह लें आप, कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। तो ट्रिपल का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं और 3 एंगल्स है, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। ठीक है, तीनों एंगल्स की फॉर्म में गिवन है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट एंगल को अल्फा रखेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकेंड एंगल आपके पास बीटा और थर्ड एंगल आपके पास गेमा। तो तीनों पार्ट्स में हम इस तरह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, अल्फा बीटा और गेमा के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। और बुक ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल, इनमें से कौन से डायरेक्शन एंगल्स होंगे। बुक ने ये नहीं कहा शो दैट ये होंगे हर बार,
ऐसे नहीं है। क्वेश्चन को तवज्जो से स्टडी किया करें, रीड आउट किया करें। बुक ने पूछा है इनमें से कौन से, यानी क्वेश्चन 12 के 3 पार्ट्स है ना, शायद इनमें से 2 पार्ट या कोई एक पार्ट डायरेक्शन एंगल हो ही ना। तो बुक ने क्वेश्चन मार्क किया है क्वेश्चन के एंड पे कि बताएं है डायरेक्शन एंगल्स या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे कि डायरेक्शन एंगल्स होते हैं या कब नहीं होते। आंसर देखें शाबाश। पहले आपने तीनों एंगल्स को अल्फा बीटा गेमा के इक्वल रखना है। दीज एंगल्स विल बी डायरेक्शन एंगल्स, ये एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे या होंगे इफ़, ये स्टेटमेंट जो ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा, अगर ये रिजल्ट बराबर आ जाए 1 पे, 1 के इक्वल आ जाए, अगर ये रिजल्ट ट्रू साबित हो जाए तो हम कह देंगे ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर ये 1 के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा, और हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर ये अल्फा बीटा गेमा इस जगह पे पुट कर दें हम, अल्फा बीटा गेमा की जगह अगर आंसर 1 आ जाए तो ये क्वेश्चन के जो 3 एंगल्स हैं ये डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे, ये होंगे। अगर इन तीनों को यहाँ पुट करके आंसर 1 के इक्वल ना आए तो ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। कोस स्क्वायर अल्फा क्या हमारे पास 45 डिग्रीज प्लस कोस स्क्वायर बीटा हमारे पास क्या है शाबाश 45 डिग्रीज प्लस कोस स्क्वायर गेमा हमारे पास कितना है 60 डिग्रीज। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट कर लें, स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोस स्क्वायर 45 डिग्रीज, तो आप ऐसा लिख लें या आप ऐसे लिख लें 45 और स्क्वायर बाहर लिख लें। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अगले स्टेप में या तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दें, बट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप लिख रहे हैं कि यहाँ पे 45 को अंदर रहने दें, स्क्वायर को बाहर लिख लें, 45 को अंदर रहने दें ब्रैकेट के और स्क्वायर को आप लिख लें बाहर, डिग्री लिख के रख लें, प्लस कोस 60 डिग्रीज का स्क्वायर। ठीक है। इस स्टेप में और स्टेप में कोई फर्क नहीं है, जस्ट हमने स्क्वायर की एडजस्टमेंट की है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। कोस 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, और इसका ऊपर स्क्वायर लिखा रहने दें, 1/2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लिख लें, प्लस कोस 60 होता है स्टूडेंट्स 1/2। कैलकुलेटर भी वैसे आपको आंसर्स दे देगा, पर बेहतर है आपको टेबल ज़बानी आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे 1/4। इन सबको एडअप करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 5/4। ठीक है। कैलकुलेटर पे एडअप कर लें या रफ पे एलसीएम कर लें तो देखें तो क्या आंसर हमारे पास 1 आया है, नॉट इक्वल टू 1। ये आपने एंड पे लाजमी मेंशन करना है। हमारे पास आंसर 1 के इक्वल नहीं आया, और हमने शुरू में क्या कहा था, ये एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स होंगे अगर इन सबको सम करने पे आंसर 1 आ जाए। ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर 1 नहीं आया तो हम लिख देंगे सो गिवन ट्रिपल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। चलिए जल्दी से सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिख लें। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, जो कि हमें दिया गया है 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। चलिए जल्दी से इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया है। हम पहले लिखेंगे लेट अल्फा विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज, बीटा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड गेमा विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट हम लिखेंगे ये लाइन, दीज एंगल्स विल बी डायरेक्शन एंगल्स, ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे, यानी ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 एंगल्स दिए गए हैं। इफ अगर इनका आंसर यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इनमें पुट करने के बाद इनका आंसर अगर 1 आ जाए तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि है हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा। ठीक है। ये लेफ्ट साइड ले ली। अगर तो आंसर हमें सॉल्व करके 1 मिल जाए तो ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अगर आंसर 1 ना आए तो ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। कोस अल्फा कितना शाबाश 30 डिग्री, और स्क्वायर हम पहले ही बाहर लिख लेंगे। ठीक है। और बीटा कितना हमारे पास 45 डिग्रीज, स्क्वायर यहाँ लिख लें या ब्रैकेट के बाहर लिख लें, एक ही मतलब है, इट्स ओके। और गेमा कितना है शाबाश 60 डिग्रीज। तो इन तमाम एंगल्स का
स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3/2। साइन 30 पे 1/2 होता है, कोस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, और कोस 45 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, प्लस कोस 60 होगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। चलिए इनको सॉल्व कर लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने पे हमें आंसर मिलेगा 3/4 प्लस 1/2, और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट प्लस 1/4। ये तो सब सम लिखा हुआ है इनके दरमियान, ठीक है। तो कम से कम इसका आंसर तो 1 नहीं आने लगा। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 आ जाता तो हम कहते कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पार्ट 2 के एंगल्स हैं वो डायरेक्शन एंगल्स हैं, ये 1 के इक्वल नहीं आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो गिवन ट्रिपल्स, यानी जो 3 एंगल्स हमें दिए गए थे, आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स, ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, दोनों ही डायरेक्शन एंगल्स नहीं बने। क्वेश्चन लिखने शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3। अब की बार हमें एंगल्स दिए गए हैं 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड अगेन 60 डिग्रीज। क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड गेमा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। और यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे जो हमने ऊपर 2 पार्ट्स में लिखी थी। दीज एंगल्स विल बी डायरेक्शन एंगल्स, ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे अगर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा, इन तीनों को सम करने के बाद आंसर हमें 1 मिल जाए तो ये डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे। चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं इसमें क्या ये 1 होगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा, ठीक है। इनमें वैल्यूज पुट करें। हमारे पास इस क्वेश्चन में अल्फा है 45, कोस 45 का स्क्वायर, प्लस बीटा हमारे पास है 60 का स्क्वायर, और गेमा हमारे पास है 60 का स्क्वायर। चलिए इनको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें। कोस 45 होगा 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, प्लस कोस 60 होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। वैल्यूज को अच्छे से याद रख लें। प्लस कोस 60 होता है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, और कोस 60 होता है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जल्दी से इनको सॉल्व कर लें। 1/2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4। तो स्टूडेंट्स इनको अब जब आप सम करेंगे या ऐसा समझ लें आप एलसीएम लेंगे, कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हैं आप, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ चुका होगा। अब चले एलसीएम कर लें। अब बड़ी वैल्यू को एलसीएम लें, ठीक है। यहाँ पे 4 एलसीएम, 2 2 4 प्लस 4 और 4 सेम है, कैंसिल आउट तो 1 रह जाएगा, 4 और 4 कैंसिल आउट 1 रह जाएगा। तो ये ऐड होने पे आंसर मिले हमें, ऊपर भी 4 मिल गया, 4 और 4 कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 1। तो पार्ट 3 का आंसर हमारे पास 1 आ चुका। तो हम यहाँ पे एंडिंग लाइन्स लिखेंगे। सो गिवन ट्रिपल्स, गिवन जो 3 एंगल्स थे हमारे पास वो डायरेक्शन एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 का। लेकिन ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। लेक्चर को नोट डाउन करें, लाजमी क्वेश्चन जो भी रहता है उसको कंप्लीट हो जाए, वीडियो को पॉज करें, रोकें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें और तैयारी करें अपनी। चलिए जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।